नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा, आहड़ और गिलोन सभ्यता के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम बागोर सभ्यता और अन्य कुछ और सभ्यताओं की चर्चा करेंगे। वीडियोस को आगे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा ज़िले में स्थित बागोर में कोठारी नदी, ये ध्यान रखना आपको, बागोर में कोठारी नदी के तट पर ये सभ्यता का उद्भव हुआ है। डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण या प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे वो आखेटक थे, शिकार का कार्य करते थे। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बागोर में ताम्र सभ्यता के अवशेष भी हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल रहा है। बागोर है वो मध्य पाषाण कालीन जो सभ्यता है का उसका लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। फिर से देख लेते हैं एक बार। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल व लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र रहा है। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। फिर से ध्यान दीजिए कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में है, कांतली नदी के उद्गम स्थल के आसपास स्थित है। ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जब हम आहड़ पढ़ रहे थे, आहड़ के दौरान भी मैंने गणेश्वर सभ्यता की चर्चा की थी, जिसमें बताया था कि गणेश्वर और आहड़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ये जो ताम्र सभ्यताओं की जननी है और वो ताम्र नगरी है। आहड़ ताम्र नगरी है, जबकि गणेश्वर ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की प्राचीनतम सिद्ध करती है। यानी जो ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा प्राप्त होता है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण देता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। उन्हें
कृषकवर्णी मृद पात्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि कृषकवर्णी मृद पात्र कहते हैं। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की कौन सी ऐसी प्राचीन सभ्यता है जहाँ से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को भी क्या भेजा जाता था? तांबा भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं की चर्चा कर लेते हैं। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ एक रोमन एम्फोरा जिसे सूरी पात्र कहते हैं या सुरा पात्र कहते हैं, एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है कि भीनमाल जालोर कभी विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ एक यूनानी सुराही और एम्फोरा सुरा पात्र मिला है। भीनमाल का प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है, श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर के प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लौह युगीन सभ्यता की श्रेणी में आता है। प्राचीन मत्स्य जनपद स्थित बैराठ जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। किसके उत्खनन से? बैराठ जयपुर के उत्खनन से जुड़े हुए थे, जहाँ की बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, यहाँ मौर्यकालीन अवस्था के अवशेष मिले हैं। दयाराम साहनी, नीलचंद्र अग्रवाल, नीलचंद बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराठ से एक गोल मंदिर, ये आपको याद रखना है। आपको अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हैं। गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं बैराठ से। बैराठ के समीप अशोक का बहाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण माना जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसका प्रमाण बैराठ से प्राप्त होता है। बालाथल उदयपुर, प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, हनुमानगढ़, जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं उनको एग्जामिनर कभी कभी उठा लेता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओझियाना भीलवाड़, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नहो भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास या के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद हैं। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। राजस्थान में
इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है कि जो महाकाव्य लिखे गए रामायण और महाभारत, उनमें भी राजस्थान के जो आर्य थे उनकी जो बस्तियां थी, आर्य लोग जहाँ रहते थे, उनके भी उल्लेख यहाँ मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ के समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि 33 सागर हुआ करता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार कहा जाता है कि जब राम ने दक्षिण सागर को भयभीत करने के लिए जो अमोघ अस्त्र चलाने का प्रयास किया था, तो वह राजस्थान की तरफ फेंक दिया था और समुद्र के स्थान पर वह स्थान मरुस्थल में बदल गया था। एक भी आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इस कथा को स्वीकार्य नहीं माना जाता है या प्रमाणिक नहीं है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो जाता है कि जो रामायण के रचयिता थे वो राजस्थान के परिक्षेत्र से परिचित थे। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र तथा या अधीनस्थ राज्य हुआ करता था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। ये राजस्थान से रिलेटेड कुछ महाभारत कालीन और रामायण कालीन प्रसंग हैं, उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में रहा, यानी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के बीच जो संघर्ष था, वो हमें 2 प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। एक जनपदों का उदय होता है और एक जनपदों का साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गुड नाइट।
शुभ रात्रि।